जेएनयू के इस शिक्षा प्रांगण में आयोजित महर्षि दयानंद जयंती के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों और इस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्राएं और जिनके माध्यम से आज आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका क्षण क्षण और पल पल देश, राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए निरंतर समर्पित रहता है। बंधुओं, चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे विषय दिया था कि महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती के ऊपर उनके किसी एक विशेष योगदान की एक अलग प्रकार से चर्चा करें। चर्चा भी इस प्रकार की हो कि कुछ लगे तो सही, हाँ आज कुछ तो नई चर्चा हुई है और मन में प्रश्न पैदा हों। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जिस अध्ययन से या जिस चर्चा से नए प्रश्न पैदा नहीं होते, वो चर्चा या अध्ययन कुछ अधूरा सा रहता है। जब नए प्रश्न पैदा होते हैं तो फिर उनका उत्तर खोजने के लिए व्यक्ति आगे प्रयास करता है। जब उन उत्तरों को खोज लेता है तो उससे फिर नए प्रश्न पैदा होते हैं और ज्ञान की वृद्धि का यही एक तरीका है, दूसरा कोई और तरीका है ही नहीं। और जहां पर प्रश्न बंद हो जाते हैं, मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति उस पूर्ण परमपिता परमात्मा के साथ ही है। मनुष्यों के तो प्रश्न समाप्त नहीं होते क्योंकि हम अपूर्ण हैं। तो इसलिए ज्ञान की वृद्धि करते रहना चाहिए। इसलिए कुछ प्रश्नों को डेवलप करना, चाहे ऋषि दयानंद के जीवन को देख लें, आरंभ में उनका जब जीवन हुआ, अगर उनके मन में यही प्रश्न पैदा ना होता, ये हो क्या रहा है, मैं देख क्या रहा हूं, मुझे नहीं लगता ये शिव है। देखते तो और भी थे, पहले भी होता था, कोई पहली घटना तो थी नहीं। ऋषि दयानंद के मन में भाव पैदा हुए, प्रश्न पैदा हुआ, इसके खुद उत्तर खोजना चाहिए, है क्या भाई, ये कुछ तो है। जो बताया गया या तो वो गलत या जो है ये गलत। अगर ये गलत है तो जो बताया गया ठीक है, तो फिर इसका मतलब वो कहीं और है, कहीं और है तो उसको खोजना, उसके लिए जानना, उसके पास जाना, उसके लिए जीवन देना। प्रश्न आया और उत्तर मिल गया, उनको नहीं, सारी मानव जाति को उत्तर मिल गया। ये ऋषि दयानंद के उत्तर का, प्रश्न का महत्व था। न्यूटन से पहले भी लोग सेब गिरते हुए देखते थे, कौन नहीं देखता था, सबको पता गिरता है। भाव पैदा हुआ, ये गिरता ही क्यों है, ऊपर क्यों नहीं जाता। और मैं समझता हूं हम जितने भी नौजवान युवा साथी यहाँ बैठे हैं, हम सबके मन में पल पल प्रश्न पैदा होने चाहिए, हर बात को लेकर के होने चाहिए। चाहे वो ये जागनी प्रज्वलित हो रही है, इसके प्रति भी मन में प्रश्न होना चाहिए। यह जागनी क्यों वाई, ये जल रही है, क्यों जला रहे हैं हम, किस लिए बैठे हैं इसके आसपास, क्यों कर रहे हैं हवन, क्यों कर रहे हैं यज्ञ, क्या लाभ है इसका, मुझे क्या लाभ है, इस जाति को क्या लाभ है, संसार को क्या लाभ है। और जब तक उत्तर ना मिल जाए तब तक मन के अंदर वो प्रश्न बने रहना चाहिए और उस उत्तर को खोजना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम भी एक व्यवस्था निभा रहे हैं, किसी ने कहा करना है तो हम कर रहे हैं ना। तो दयानंद के मन में हर बात को लेकर के प्रश्न पैदा हुए। तो आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने का मेरा मन था। भाई साहब से चर्चा हुई, डॉक्टर साहब ने कहा महर्षि दयानंद सरस्वती और जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का जो बड़ा आंदोलन रहा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिए। सुना बहुत है, कहा बहुत है, जाना बहुत है, पढ़ा बहुत है कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत की क्रांति में, भारत की आजादी में, पर उसका थोड़ा सा गहराई तक जाने की कोशिश आज बैठ करके कर लेते हैं। तैयार है जी? तो मन में प्रश्न आएगा तो अंत में कुछ समय अगर रख सकेंगे तो थोड़ा सा रखेंगे, 5-7 मिनट का इस प्रश्नों के लिए। थोड़ा सा पूर्व भूमिका में चल पड़ते हैं। हमें आज ये देखना पड़ेगा कि भारत की वास्तविक व्यवस्था और अवस्था और विचार उस समय था क्या जब ऋषि दयानंद संसार में आते हैं। एक थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था दयानंद का जब जन्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बाहर की कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था देखी, अरे ये तो वो कुछ भी नहीं, इनके ऊपर तो शासन ही कर लो, केवल व्यापार क्यों करना। सोच के तो व्यापार आए थे, बैठ के शासन करना आसान था, कर लिया। कोई सोच सकता है कि ये कंपनी हमारे यहां पर आए और वो कल भारत की प्रधानमंत्री बन जाए? लगभग ऐसी परिस्थिति हुई थी, ऐसा ही हुआ था। बेनेटेल कॉलम, ऐसी बतेरी कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं, एप्पल है, दूसरी हैं, बहुत काम कर रही हैं। आप कल्पना करो कि उस समय हमारी परिस्थिति थी क्या, कंपनी आ रही व्यापार करने, थोड़े दिन बाद वही राष्ट्रपति और वही प्रधानमंत्री। वाह! इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के जनमानस को लेकर के, जनमानस में इस बात का कतई भी मन के अंदर विचार नहीं था कि मेरे ऊपर कौन शासन कर रहा है, कोई करे, कोई मन में विचार नहीं था। उससे पहले कोई आ रहा था अरब से, वो शासन कर रहा था, उनको धकेलने आया एक व्यक्ति, उसने उनको धकेल दिया, खुद बैठ गया।
पलासी का युद्ध हुआ, वो एक ऐसा युद्ध था, मैं थोड़ा सा इतिहास पे ले जा रहा हूं, आप में से कुछ ना कुछ इतिहास के विद्यार्थी थोड़ा बहुत तो आसपास रहे जरूर होंगे। कौन था पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से बोला, आपने सुना थोड़ा सा, कौन था? है क्लाइव। कौन बोला? धन्यवाद बहन, क्लाइव थे। और दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला। दोनों में युद्ध हो रहा है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक मुगल शासन। दोनों में युद्ध हो रहा है। किसके लिए युद्ध हो रहा है? भारत पर अपना शासन करने के लिए युद्ध हो रहा है। क्लाइव की सेना में भी कौन है? भारतीय। और सिराजुद्दौला की सेना में कौन है? भारतीय। दोनों को यह पता नहीं है कि ये सब जो दोनों लड़ रहे हैं, ये मेरे ऊपर अपना अधिकार करने के लिए लड़ रहे हैं। दोनों को मालूम नहीं है। अपने पेट की रोटी के लिए सिराजुद्दीन का साथ दे रहा है, पेट की रोटी के लिए क्लाइव का साथ दे रहा है। यानी हमारे भारत के रहने वालों की मानसिकता को इतना कुंद कर दिया गया था कि ये सोचने समझने की क्षमताएं समाप्त हो चुकी थी, हमारे ऊपर शासन कर कौन रहा है? कोई करे, तू जा तू कर, तू जा तू कर, मुझे तो रात की रोटी मिलनी चाहिए। इस परिस्थिति में वो भारत था जिस परिस्थिति में दयानंद का जन्म यहां पर होता है। मैं भी आज धार्मिक परिस्थितियां, पाखंड, उन सब चीजों की चर्चा नहीं करूंगा। केवल और केवल देश की आजादी को लेकर के जिस विचारधारा ने एक सूत्रपात किया, जिस प्रकार से आज यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कपूर की टिक्कियां दी गई, फिर माचिस से जलाया गया और वहां जल करके अभी तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो अग्नि शुरू हुई थी। देखना यह है कि वो शुरू हुई कैसे, कहां से शुरू हुई? अंग्रेजों का शासन हो गया, उन्होंने लूटने आना था, लूटने का शुरू कर दिया धंधा। अभी तो व्यापारी के नाम पे लूटते थे, अब हमारे बाप बन के लूटने लगे। अब कौन रोके? अब तो रक्षक भी वही है जो लूटने के लिए रोकने की कोशिश करता। अब तो रक्षक ही वो था, क्यों ना लूटता? खूब लूटा, और इतना लूटा कि भारतवासियों के अंदर थोड़ा सा विरोध शुरू हो गया। ये क्या बात हुई? अब उनका जो विरोध का स्वर था वो और बढ़ रहा था तेजी से। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उन्होंने सोचा छोटे छोटे राज्य हैं ना, इनको अपने में मिला लेना चाहिए और हटा देना चाहिए। बहाने बनाए गए, जिनका प्रतिनिधि नहीं होगा, जिनका बालक नहीं होगा, उत्तराधिकार का नियम बदल दिया गया, खड़ा कर दिया गया। रानी झांसी का राज्य भी ऐसा ही था, बच्चा नहीं हुआ, कह दिया भाई अभी तुम्हारा बच्चा नहीं है तो अब तुम्हारा उत्तराधिकार अब नहीं रहेगा। अब ये राज्य किसमें मिल जाएगा? किसमें मिल जाएगा? हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई। अरे ये क्या बात हुई? अभी तक ठीक था, अभी तक दिक्कत नहीं थी, शासन करें अंग्रेज, दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां पैदा हुई? जब अपने राज्य पर बात आई। ध्यान दीजिएगा आराम से, प्रश्न पैदा होंगे मेरी बात से, प्रश्नों का समाधान भी हम ही खोजेंगे। दिक्कत पैदा हुई, अरे झांसी का राज्य भी अंग्रेज ले जाएंगे, अरे ऐसे कैसे होता है? अभी तक सलाम था, अब नहीं होगा। मेरा राज्य लेने की बात कैसे आई? और अंग्रेज तो सबके छोटे छोटे राज्य लेना चाहते थे, इसका भी लूं, उसका भी लूं, पंजाब का भी लूं, यहां का भी लूं, पटियाला का भी लूं। और जब देखा मराठों का राज्य भी जा रहा है, उसने देखा मेरा राज्य भी जा रहा, उसने देखा मेरा राज्य भी जा रहा, उसने देखा मेरा राज्य भी जा रहा है, तब उनमें लगा ये तो कॉमन कॉज है भाई, मिलो आपस में, बैठो। आपस में मिलना हुआ। अंग्रेज हमारा शासन लेना चाहते हैं, नहीं लेने देंगे। किसकी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? बोलिए, आराम से सोच के, किसकी रक्षा के लिए लड़ रहे थे? हाँ, अपने आप उत्तर आएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अपनी राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, देशभक्त थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस समय भारत के परिदृश्य का ध्यान नहीं था कि भारत है क्या। क्यों नहीं था मालूम है? क्योंकि भारत का नक्शा नहीं था। भारत का नक्शा ना होने का दंश झेल रहा था भारत का वासी। मालूम ही नहीं है मेरा भारत कौन सा है। मुझे पता है मैं झांसी का निवासी हूं, मुझे पता है मैं राजा जयपुर का निवासी हूं, मुझे पता है राजा जोधपुर मेरा राजा, मुझे पता है महाराणा उदयपुर मेरा राजा, मुझे पता है मेरा पटियाला राज्य है, मुझे पता है मेरा जम्मू कश्मीर राज्य है, मुझे पता है मेरा पंजाब, मुझे पता है ये। मैं भारत का वासी नहीं हूं। मैं किसका वासी हूं? छोटे 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 राज्यों का निवासी हूं। मेरे बस सोच वहीं तक थी। मैं हैदराबाद स्टेट का हूं, मैं इस स्टेट का हूं। कुछ हिस्से में सरकार का कब्जा था, भारत सरकार का, अंग्रेजों का, और कुछ यहाँ पर अलग 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 राज्य थे, लगभग 500, 550, 550 जो भी होगी गिनती, उसको मैं ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन राज्यों की लड़ाई के चलते जो शुरू हुआ, और उन्होंने इकट्ठा कहा कि नहीं भाई अब हम अंग्रेजों को अपना शासन नहीं देंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिस समय अंग्रेजों को शासन ना देने की एक लड़ाई शुरू होने जा रही थी, जिसको हम भारत की आजादी का प्रथम युद्ध के रूप में जानते हैं 1857 में, उस समय
किसको राजा बनाए जाने का लक्ष्य था? बोलिए, कौन था बहादुर शाह जफर? मुगल शासक था। वो हमारे देश का शासक था? नहीं था। पर यह तो तय है कि उसी को राजा बनाने के लिए लड़ाई थी। घोषणा यह की गई थी कि अब बहादुर शाह जफर को हम दोबारा से भारत का बादशाह घोषित करेंगे, और ये सारी सेनाएं उसको बादशाह घोषित करने के लिए तैयार थी। अब यहां पे दो ध्रुव थे, सुनना ध्यान से। एक ध्रुव था जो दोबारा से मुगल साम्राज्य इस देश में, और दूसरा ध्रुव था जो अंग्रेज शासन को ही बनाए रखना। यहां दो ध्रुव में देश बंट चुका था। उस समय भी किसी के मन में यह भाव नहीं थे कि ये भारत मेरा, मैं इसका वासी, और यहां पर मेरा शासन होना, ये ध्रुव नहीं था। आराम से पढ़ना इतिहास का, एक एक पन्ना, एक एक पंक्ति खोल खोल करके पढ़ते जाना, कहीं मिल जाए तो बताना। बना भी दिया गया राजा, कुछ दिन के लिए तो बनी गए थे। अंग्रेजों की शासन कुछ मजबूती थी, तोपें उनकी ज्यादा शानदार थी, उठा करके उसको मांडले जेल में भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, निर्वासित जीवन जिए, और उस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई एक तरह से। लेकिन एक पराजय भी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो पराजय ये हुई कि अब अंग्रेज सरकार ने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा लंबे समय तक हमारे यहां पर शासन नहीं कर पाएगी। पर भारत का लालच तो पड़ चुका था, इतना संपन्न देश, इतना विशाल देश, इसको कैसे छोड़ें? तो तरीका अपनाया गया कि अब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी, और यह शासन सीधे किसके अंतर्गत आ जाएगा? क्राउन शासन में आ जाएगा। यानी वहां की महारानी ही अब यहां की महारानी होंगी, भारत की महारानी उनको घोषित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन निकल करके अंग्रेज सरकार यानी लंदन में बैठी हुई सरकार के अंतर्गत आ गया। और जो भारत का उबाल था जबरदस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, हमारे नौजवानों को लटकाया जा रहा है, हमारे तोपों से उड़ाया जा रहा है, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, ये जो उबाल पैदा हुआ था, उस आंदोलन का जो परिणाम था, उस परिणाम के तहत जो अंग्रेजों के खिलाफ एक भावना बन चुकी थी भारतीयों की, उसको दबाने के लिए महारानी ने बड़ा शानदार प्रयत्न किया। और उनका प्रयत्न यह था कि अब भारतीयों के ऊपर ठंडा छींटा मारा जाए। बड़ा उबल रहे हैं इस समय, तेज, और अगर इस समय इनको ठंडा नहीं किया गया, इनके ऊपर शासन करना मुश्किल होगा। एक पार्टी ने कहा हम 2100 देंगे, दूसरी पार्टी ने अगर शासन करना तो क्या कहा, हम 2500 देंगे। शासन करना है ना लोगों के ऊपर भाई, तो उस लोगों को कहीं तो अपना बनाना पड़ेगा। अंग्रेज महारानी ने बड़ी शानदार घोषणा की, चार्टर बनाया गया, और वो चार्टर भारत भेजा गया। उस चार्टर को यहां अलग अलग दरबार लगा करके पढ़ा गया। उस चार्टर में लिखा था, अब अंग्रेज महारानी के अंतर्गत आपका राज्य आ चुका है। जैसी सुविधाएं लंदन में रहने वाले नागरिक को मिलती हैं, वैसी ही सुविधाएं अब भारत के लोगों को भी मिलेंगी। इनके लिए भी स्वतंत्र न्यायालय होंगे, इनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था होगी। किसी के धर्म में हम कोई भी बाधा नहीं डालने वाले। अब शांत रहो, अब शांत रहो, अब हम है ना, अब हम है ना, आप क्यों परेशान होते हो? जो उबाल था उसको ठंडा करने के लिए जब ये डाला गया, चारा जिसको कहते हैं, डाला गया, और वो चार्टर पढ़े गए स्थान स्थान पर जाकर के, राजाओं को लगा ठीक है ना, अब बन गई ना रानी, क्या दिक्कत है। उनको याद दिलाया गया, जानते हो मुगल शासन कैसा था, क्या होता था मुगल शासन में? अगर फिर से वही मुगल शासन आ गया, क्या होगा तुम्हारे साथ? पंजाब में जाके सिखों को बताया गया कि अगर दोबारा से मुगल शासन आ गया तो तुम्हारे गुरुओं के साथ जो हुआ है अत्याचार, कहीं दोबारा ना दोहराया जाए। ऐसे ऐसे करके अलग अलग वर्ग को ठंडा करने की कोशिशें हुई, और भारतीयों की सभाएं होने लगी जो अंग्रेजी पढ़ लिख चुके थे। उनके स्विस कॉटन स्कूल में, मसूरी, नैनीताल, शिमला के बनाए हुए क्रिश्चियन स्कूल्स में जो पढ़ चुके थे, उनकी तो भक्ति पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थी। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों का शासन हो गया है, वो जाहिल चले गए हैं, उन्होंने अत्याचार किया, वो व्यापारी थे, अब तो शासन महारानी का है, अब कोई दिक्कत नहीं। बंधुओं, जब वो गुस्सा शांत होने लगा था और जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ हमारी आवाजें बंद होने लगी थीं, उस समय ऋषि दयानंद ने जो वाक्य कहा था, जिस वाक्य के चलते देश के अंदर वो चिंगारी लगी थी जो इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए लगाई गई अभी थोड़ी देर पहले, और वो वाक्य किस कदर गजब का था,
उस वाक्य के अंदर इतिहास छिपा हुआ है, उस वाक्य के अंदर पूरी की पूरी स्वाधीनता संग्राम की स्टोरी छिपी हुई है। अब ध्यान से दोनों को जोड़ना वाक्य को। महारानी कह रही है, हम तुम्हारा शासन माता पिता के समान करेंगे, जैसे संतानों को माता पिता पालते हैं, बड़ा करते हैं, वैसे ही अब हम तुम्हारे पर शासन करेंगे, तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। और दयानंद क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए, यहीं से वाक्य कहां से शुरू होता है, कोई कितना भी करे। जोड़िया, दयानंद का वाक्य ही शुरू इस जगह से हो रहा है, कोई कितना भी करे, परंतु जो स्वदेशी शासन होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। इस वाक्य से पहले पूरे आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ते चले जाइएगा, कहीं स्वदेशी और स्वराज्य शब्द मिलेगा ही नहीं। यह वो वाक्य था जिस वाक्य के कारण भारतीयों के अंदर यह भाव पैदा हुआ, हमारा अपना राज्य, हां भाई तुम्हारा देश है। स्वदेशी स्वामी जी, हां तुम्हारा देश है ये। बंधुओं, नौजवान साथियों, आराम से सोचना, इस वाक्य से पहले हमारे भारतीयों को यह मालूम नहीं था कि यह हमारा देश है, किसी को मालूम नहीं था। इस वाक्य से पहले किसी को यह भी नहीं मालूम था कि अपना शासन नाम की भी कोई चीज होती है इस देश के अंदर। और बंधुओं, जैसे ही यह वाक्य प्रचलित हुआ, सत्यार प्रकाश का जिस प्रकार से उस कद प्रचार हुआ, और क्योंकि सत्यार प्रकाश उस समय हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ था जो भारतीयों की जनमानस की भाषा थी, उससे पहले हमें एक और गुलामी में डाल दिया गया था। वो गुलामी भी जानकारी हमारी होनी चाहिए, और वो गुलामी थी भाषा की गुलामी। संस्कृत विभाग आपका है, पर इस देश के अंदर संस्कृत को केवल कर्मकांड की भाषा कहकर के केवल पंडितों तक सीमित कर दिया गया था, जिसके कारण से ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं थी संस्कृत। ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में या तो केवल अरबी फारसी, जो भी अरबी फारसी का विद्वान होता था उसी को राजाओं की नौकरी मिलती थी। अंग्रेज सरकार में थोड़ा स्थान उसका रहा और थोड़ा स्थान अंग्रेजी का बन गया, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा। लेकिन ऋषि दान ने जो सबसे बड़ी क्रांति की, जिसका परिणाम इस देश को मिला, वो मिला हिंदी के कारण से। उन्होंने अपना ग्रंथ हिंदी में लिखा, जिसका परिणाम युवा जन जन तक पहुंचता चला गया। और उस वाक्य को पढ़ते ही हमारा देश हमारा है और इस देश पर हमारा शासन होना चाहिए, ये जो ज्योति जागृत हुई, और उस ज्योति के पश्चात में एक लंबा इतिहास है, कहां से कहां तक वो ज्योति किस प्रकार किस कदर फैलती चली गई, जिसके कारण से लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ। और उसके पश्चात में जो दूसरा भाव पैदा हुआ ऋषिदान के कारण से, वो सुनिएगा ध्यान से। ऋषिदान ने प्रथम बार हमें यह बताया कि तुम्हारा शासन कहां से लेकर के कहां तक था। ये बताने वाला कोई नहीं था हमें। हमारे ग्रंथ जला दिए गए थे, हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अभिलेखागार जला दिए गए थे, हमारी लाइब्रेरी जला दी गई थी, ताकि इनको मालूम ही ना हो कि इनका पूर्व क्या था, इनको मालूम ही ना हो इनका ज्ञान परंपरा क्या थी, इनको मालूम ही ना हो यह किस कदर गौरवशाली देश में पैदा हुए हैं। केवल यह बताने की व्यवस्था अंग्रेज सरकार ने की थी। अनपढ़ थे, आदिवासी थे, क्या पहनते थे, जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, यह बताने का काम करे कौन कि तुम्हारा दुनिया के ऊपर शासन था। यह बात बताने वाले भी आधुनिक काल में बंधु ऋषि ध्यान सरस्वती हुए, जिन्होंने कहा वो दूर अटक से लेकर के और पूरे हिमालय की धरती से नीचे नीचे तक ले जाते, और हिमालय हिंद महासागर के उस कोने तक लेकर के बाली सुमात्रा तक एक ही देश था जिसका नाम था आर्यवर्त। और यही आर्यवर्त पूरी दुनिया का सिरमौर था, और इसका शासन सारी दुनिया पर चलता था। सारे मांडलिक राजा इसी के अंतर्गत शासन करते थे, और हमारे विद्यालय ही विश्वविद्यालय थे, क्योंकि विश्व भर के लोग यहां पर पढ़ने आते थे। और विश्व का दो अर्थ है, आप भी विश्वविद्यालय में है ना, तो विश्व के दो अर्थ हैं। एक ज्ञान की दृष्टि से समग्र, यानी कि ज्ञान की हर परंपरा को जहां पर पढ़ाया जाता है उसका नाम विश्वविद्यालय, और एक समग्र दुनिया से आने वाले लोग जहां पर पढ़ने आते हो उसका नाम विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय भारतीय शब्द है, भारत की परंपरा से नहीं आया। तो ऋषिदान ने बताया कि आप संसार के गुरु थे, सारी शिक्षा विद्या यहां से दुनिया में गई, यहीं पर लोग सीखने आते थे, और तुम अपनी कमजोरियों से, अपने कारणों से गुलाम बनकर के आज दूसरे को अपने सिर के ऊपर बैठ के ढो रहे हो। ये बताने वाले जब ऋषिदान ने यह बताया कि तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान की परंपरा दुनिया में सर्वोत्तम थी, तुम्हारे से दुनिया में अमीर कोई नहीं था। दोबारा सुनना, तुम्हारे से ज्यादा दुनिया में अमीर कोई नहीं था। और जो एक वाक्य वो हमारी गर्व को ऊंचा करने के लिए कहते हैं, छोटा सा वाक्य है और है गजब का। पूना प्रवचन के अंदर ऋषिदान कहते हैं, हमारे इस आर्यवर्त में दरिद्र के यहां भी विमान थे। ये शब्द ऋषिदान के हैं, मेरे नहीं।
दरिद्र तो समझते हैं ना। गरीब से गरीब के घर भी ये विमान उड़ रहा है। अभी विमान में जाना ही अभी थोड़ा सा लगता है, अभी हर आदमी नहीं जा सकता। ऋषिदान क्या कह रहे हैं, इस भारत की भूमि पर रहने वाले दरिद्र के यहां भी विमान थे। यानी इतना इतना ज्यादा धन और इतना ज्यादा वैभव का शाली ये देश था। किन कारणों से वो टूटा, वो एक अलग परंपरा में अब उस तरफ नहीं मुड़ूंगा, क्योंकि धारा अभी इधर रखेंगे। इससे हमारा गौरव बढ़ा, ये देश हमारा, हम इसके वासी, ये बाहर के हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अब नहीं सहेंगे। बस अग्नि जलनी थी, प्रज्वलित हुई, और उस अग्नि से रोशन सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का नाम तो आप सबने सुना, पर थोड़ा सा अंदर वापस जाना पड़ेगा कि आखिर भगत सिंह के अंदर यह भाव पैदा कैसे हुआ, किस कारण से भाव पैदा हुआ। मैं लेकर चलता हूं फांसी के तख्ते पर थोड़ा सा देर के लिए। आप में से 22-23 साल के बहुत सारे साथी होंगे यहां पर, हैं? कौन है? लगभग इसी आयु के। फांसी का तख्ता है, समझदार है, मूर्ख नहीं है, धक्का दिया हुआ नहीं है, जानता है कि फांसी क्या होती है, जानता है कि मृत्यु क्या होती है, समझता है कि जान जाएगी, इच्छाएं उसके मन में भी हैं, जवान वो भी है, वो भी जीना चाहता होगा, वो भी आनंद लेना चाहता होगा, लेकिन ऐसी वो कौन सी भावना उसके अंदर, घर के अंदर काम कर रही थी, चढ़ जाऊंगा फांसी। माफी मांगने के प्रयत्न हुए भी होंगे, माफी मांग ले भगत सिंह 100 बार कहा भी गया होगा, मां ने भी कहा होगा, पिता ने भी कहा होगा, चाचा ने भी कहा होगा, मित्रों ने भी कहा होगा, जज ने भी कहा होगा, वकीलों ने भी कहा होगा। कौन छूटा होगा? कौन चाहता है कि 23 साल का नौजवान फांसी चढ़ जाए? ऐसा कौन सा कारण था कि माफी रास नहीं आ रही थी? रास एक ही आ रही थी। और जानता था जब तक इस यज्ञ के अंदर बड़ी संविधान नहीं जलेगी, ये आग धधकेगी नहीं। ये आग किसकी लगाई हुई थी? ये आग किसकी प्रज्वलित की हुई थी? आराम से सोचना, आराम से बताता हूं। ऋषिदान के दर्शन किए थे उनके पूज्य दादाजी ने, उनका नाम था सरदार अर्जुन सिंह। दर्शन करते ही बदल गया जीवन, और ऐसा बदला जीवन कमाल का। उनके इतिहास पर नहीं जाऊंगा, बस उनका मन में एक ही भाव पैदा हो गया, बस अब मैं इस देश के लिए और इस समाज के लिए, मेरा जीवन का कोई और उद्देश्य है ही नहीं, केवल इस देश, ये समाज। संकल्प ले लिया, अब केवल और केवल देश के लिए जीऊंगा। और 3 बेटे थे, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह। किशन सिंह पुत्र के बेटे थे सरदार भगत सिंह। और जिस समय भगत सिंह का जन्म हो रहा है, तब तीनों बेटे जेलों में। सोचो जरा उस परिवार के बारे में, अनुमान लगा करके, तीनों बेटे जेल में हैं। भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं है, भगत सिंह के पिता क्रांतिकारी हैं, तीनों चाचा, पिता और ताऊ तीनों क्रांतिकारी हैं। उनके दादा की डाली हुई नींव है। और जब भगत सिंह पैदा हुए, तीनों जेल से छूटे, तो घर में लगा कि भगत सिंह के भाग से तीनों जेल से छूट गए, इसीलिए नाम भागा सिंह रख दिया कि भाई ये भाग वाला, इसके कारण से तीनों जेल से छूट के आज ही घर वापस आए 1-2 दिन पहले, इसलिए नाम भगत सिंह रख दिया। यज्ञ हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है भगत सिंह का। दादा ने एक कंधे पर जगत सिंह को बैठाया, उनके भाई थे जगत सिंह, मृत्यु हो गई थी। दूसरे कंधे पर भगत सिंह को बैठाया और यज्ञोपवीत पहन करके यज्ञ वेदी पर कहते हैं, आज मैंने अपने इन दोनों पोतों को धर्म पर वक्फ कर दिया। वक्फ मतलब दान कर दिया है। कहां से आ रहा है ये? कहां से आ रही है ये परंपरा? ऋषिदान की परंपरा। सामान्य मत समझना इस बात को, छोटी मत समझना। अगर दूसरा एक और नौजवान जो इस समय क्रांति की बलिवेदी पर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़ा था, उसका नाम था करतार सिंह सराभा। नाम जरूर सुना होगा। केवल 19 साल। भगत सिंह की आयु 23 वर्ष है और करतार सिंह सराभा की आयु कितनी है? 19 साल। बोला जा रहा, करतार क्या कर रहे हो? माफी मांग लो अंग्रेज सरकार से, सारा जीवन पड़ा लड़ते रहना। ना, किसके लिए लड़ूंगा? ये जो आज लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई को बढ़ाएगी। अगर आज मैंने इसमें हार मान ली, तो सारे देश का नौजवान शायद पीछे रह जाएगा। और ये करतार सिंह सराभा की ज्योति कहां से जल रही है? नेशनल कॉलेज लाला लाजपत राय का बनाया हुआ है, डीएवी कॉलेज महात्मा हंसराज का बनाया हुआ है। दोनों के दोनों उसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं। दोनों के ऊपर जो हाथ है वो किसका है? जयचंद्र विद्यालंकार, गुरुकुल कांगड़ी के, जहां से भ्राता जी पढ़े, गुरुकुल कांगड़ी पढ़े हुए डॉक्टर जयचंद्र विद्यालंकार भगत सिंह को संस्कार दे रहे हैं। और दूसरा नाम आपने जरूर सुना होगा, भाई परमानंद। दोनों के दोनों भाई परमानंद के शिष्य।
लाला लाजपत राय के शिष्य। एक दृश्य दिखाता हूं, लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ रही हैं, उनको देख रहे हैं भगत सिंह, अरे मार दिया, मर गए लाला जी, और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं। थोड़ा सा संबंध का आकलन कर लीजिए, कैसा संबंध रहा होगा। लाला जी की मृत्यु है, बेटा नहीं है उनका, वो भतीजा नहीं है उनका, वो कर्मचारी नहीं है उनका, लेकिन भावना इतनी मजबूत हो चुकी, लाला जी को तुमने मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोच करके देखिए कि यह संबंध किसका था। यह संबंध दयानंद की परंपरा का ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था बंधु। मैं ज्यादा क्रांतिकारियों के संस्मरण नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय की सीमाएं हैं। मैं केवल एक उदाहरण के लिए बस आपके सामने एक सैंपल लेकर के खड़ा हुआ। क्या भगत सिंह के जाने के बाद परिवार से वो परंपरा समाप्त हो गई? ना, बिल्कुल समाप्त नहीं हुई। सरदार अजीत सिंह भारत के बाहर जाकर के नेतृत्व कर रहे हैं भारत के आंदोलन का, और उनकी मृत्यु किस दिन हुई बहुत कम लोग जानते होंगे। सरदार अजीत सिंह की मृत्यु गजब का ऐतिहासिक दिन था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, 15 अगस्त 1947। आजादी की सुबह हुई, सरदार जी आजादी मिल गई है, अच्छा आजादी मिल गई है, आजादी मिल गई है, बस आजादी मिल गई है कि कहते कहते प्राण त्याग दिया उस वीर सपूत ने जो सारा जीवन आजादी के सपने लेता रहा, जिसका भतीजा उसके सामने फांसी पर चढ़ गया। बंधुओं, छोटी क्रांति नहीं थी। अपने मन के अंदर विचार करके देखना, हम में से कितने हैं ऐसी स्थिति में जाकर के किसी ऐसे देश के ऊपर आपत्ति आए तो फांसी पर चढ़ने के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयार हो जाएं। वो जो अग्नि प्रज्वलित थी वो दयानंद की ज्योति थी बंधुओं। तो इसलिए जो परंपरा चली उसका परिणाम लंबा समय तक आगे बढ़ता रहा, और वो सारी कहानी तो बहुत लंबी है कि किन किन क्रांतिकारियों ने किससे प्रेरणा ले लेकर के कहां कहां पर, वीर सावरकर ने कहां कहां पर जाकर के, भाई हमारे जो इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले, क्या नाम था उनका, श्यामजी कृष्ण वर्मा, किसके शिष्य हैं? बोलिए ना, केवल दयानंद के शिष्य हैं। और कहीं से वो ज्योति लेकर के नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं विदेश में, वहां इंडिया हाउस की स्थापना करूंगा, भारत में काम करना मुश्किल है, अंग्रेजों के घर में बैठ करके काम करूंगा। और वहीं से काम शुरू किया। लंबा इतिहास है इंडिया हाउस में जाने वाले नौजवान साथियों को, चाहे उधम सिंह हो, चाहे मदनलाल ढींगरा हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे मैडम भीकाजी कामा, और लंबा इतिहास पढ़ते चले जाइएगा। आज उसका दिन नहीं। आज मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद की एक एक सोच काम कर रही थी और उसका परिणाम देश की आजादी में आहुति के रूप में मिल रहा था, लगातार 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 मिल रहा था। तो उनमें से केवल एक दो बिंदु को टच आपके सामने करूंगा, फिर अपनी बात को यहां विराम देंगे। देखिए, जलाने वाले ज्योति को, वो उसको प्रज्वलित करने के लिए जिन आहुतियों की आवश्यकता थी, संविधाओं की आवश्यकता थी, वो भी उन्हीं के शिष्यों की लंबी परंपरा, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो। बिस्मिल आर्य समाजी थे और इतने कट्टर आर्य समाजी थे कि जब वो फांसी पे चढ़े तो फांसी पे चढ़ने से पहले, क्या करोगे बिस्मिल, क्या चाहते हो? बस हवन करना। बोले फांसी पे जा रहे हो, कुछ और मांगो? बोले बस हवन करना है। हवन करने की इच्छा मन में है और फांसी का तख्ता सामने है। कितना मजबूत अंदर के अंदर संस्कार होंगे। आराम से अनुमान, आराम से घर बैठ के अनुमान लगा लेना। किया हवन। फांसी के तख्ते पर जाते हुए किसी वजन भरा हो, किसी फांसी के दे दिए, जिसकी फांसी दे दी गई हो उसका वजन बढ़ा हो, तो उदाहरण शायद इक्के दुक्का ही मिलेंगे। मेरे सामने तो केवल बिस्मिल का उदाहरण है, जिनकी जेल डायरी कहती है जब आए थे वजन कम था और जब फांसी की प्रसन्नता में वहां पर खड़े तो वजन बढ़ चुका है। अब कमाल देखिए, क्यों वजन बढ़ा? कि शायद मैं देश को आजाद करने के लिए अपनी आहुति देने जा रहा हूं। यह प्रसन्नता से दी हुई आहुति थी, जबरदस्ती धकेल करके फांसी के तख्ते पे चढ़ाए गए वीर नहीं थे। इसी कारण से आज उनको हम स्मरण करते हैं। तो बंधुओं, प्रज्वलित करने वाले ऋषि दयानंद, उसके पश्चात में एक एक आहुति कौन कौन सी थी? उन 20 आहुति में से केवल 2 बताऊंगा। एक बता चुका हूं, दूसरी बताने जा रहा हूं। दूसरी आहुति थी स्वदेशी। ऋषि दयानंद के मन में बड़ा स्पष्ट था कि जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम स्वदेशी के पास नहीं जाएंगे, तब तक ये देश वापस अपने आधार पर खड़े होने वाला नहीं। और उस स्वदेशी के नाम पर जो जो कुछ उन्होंने किया वो लंबा इतिहास है। अगर मैं ये कहूं कि आज के किसी नौजवान से पूछे भी स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले कौन थे, बड़े गर्व से कहते महात्मा गांधी थे। चलाया, कोई शक नहीं, लेकिन उसकी नींव कौन डाल रहा है? उसके लिए बता कौन रहा है कि भाई ये नमक भी है जिसके ऊपर कानून, जिसके ऊपर कर लगाना गलत है? महात्मा गांधी ने नहीं बताया। उन्होंने आंदोलन तो किया, लेकिन ये बताने वाला, लिखने वाला, अंग्रेजों की छाती पर खड़े होकर के कहने वाला, जो नमक के ऊपर तुमने कानून, नमक का जो कानून बनाया है, नमक के ऊपर कर लगाया, नितांत गलत है, ये नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर। ये कहने वाले प्रथम वक्ता केवल ऋषि दयानंद सरस्वती थे। और स्वदेशी की बात जो मैंने आपसे कही, उसका परिणाम कहां पर निकल रहा है? उसका परिणाम देखिए,
हमने भाषा की आजादी पाई, संस्कृत आई, हिंदी आई, ऋषिदांत के कारण से आई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मानी जा सकती किसी रूप में भी। नौजवानों के अंदर जो क्रांति की विधा बनी ऋषिदान की परंपरा के कारण, उनके बनाए हुए ग्रंथों के पढ़ने के कारण, और फिर आर्य समाज की ज्योति जो जलती रही लगातार, उसके परिणाम था। चाहे वो एक भी क्रांतिकारी उठा करके देखिए, पीछे ऋषिदान खड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। परंपरा को पूरा उठा लीजिए, कहीं से कहीं तक उठा लीजिए। तीसरी चीज वो थी हमारी आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी की दो बड़ी समस्याएं थी। हमारे यहां पे ना तो सामान बनता था ही नहीं, सब अंग्रेज ले जाते, रुई ले जाते थे और पक्का दे देते थे, भले इन्हीं के कपड़े नहीं उपयोग करने। आज आपको इतिहास की घटना बता देता हूं। जून 1879, नोट कर सकते हैं, जून 1879 में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी लाहौर के अंदर। जून 1879। कब? महात्मा गांधी उस समय किस आयु के होंगे हम अनुमान लगा सकते हैं। लाहौर का ट्रिब्यून अखबार के अंदर पूरा उसकी कटिंग छपी हुई है। आज विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी, सब लोग अपने अपने घर से विदेशी वस्त्र ले आएं और यहां पर संकल्प लेके जाएं केवल भारतीय वस्त्र ही उपयोग करेंगे। ठीक है, हो गया, ये भी ठीक हो गया। लेकिन एक बड़ी समस्या बची हुई थी, वो थी हमारे यहां पे अपने बैंक ही नहीं थे, सारे बैंक अंग्रेजों के। आर्य समाज के लोगों ने सोचा यार भाषा भी हमारी अपनी होगी, विद्यालय नहीं थे हमारे यहां पर, वो भी अंग्रेजों के यहां पढ़ना पड़ता था, या फिर केवल मस्जिद में जाओ मौलवी के पास या फिर पंडित के पास जाओ पढ़ने के लिए। अपने विद्यालयों की परंपरा नहीं थी, शुरू हो चुकी थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी, अपने नौकर बनाने के लिए की थी। अपनी परंपरा गुरुकुल की होनी चाहिए, ये कहने वाले ऋषिदान पहले। भाषा अपनी होनी चाहिए, ये कहने वाले ऋषिदान पहले। राज्य अपना होना चाहिए, ये कहने वाले ऋषिदान पहले। और उसके पश्चात आर्थिक रूप से हमें अपना संपन्नता दिखानी ही पड़ेगी, ये कहने वाले। और उनके शिष्यों ने उनके एक एक शब्द पर फूल चढ़ाया। लाहौर के अंदर मीटिंग हुई कि भाई सब कुछ अपना, तो बैंक अंग्रेजों का क्यों? कोई हॉलैंड का बैंक है, कोई यूरोपियन बैंक है, कोई अमेरिकन बैंक है, कोई लंदन का बैंक है। पैसा हमारा, तिजोरी अंग्रेजों के पास, चाबी उनके पास, ये कैसे चलेगा? ना, नहीं चलने देंगे। होना चाहिए अपना बैंक। और भारत की अपनी स्वदेशी पूंजी का पहला बैंक आर्य समाज लाहौर ने आर्य समाज लाहौर के अंदर खोला। ये किसकी क्रांति थी? निश्चित रूप से ऋषिदान के विचारों की क्रांति चल रही थी। उस बैंक का नाम बताएगा कोई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आर्य समाज लाहौर ने, दोबारा सुन लेना, आर्य समाज लाहौर में, यानी उस कैंपस के अंदर एक कमरे में खोली। और उसके पहले अकाउंट होल्डर वहां के सदस्य लाला लाजपत राय बने। बाकी और भी लोग थे, जितने सब लोगों ने मिलकर के उसकी स्थापना की। आर्य समाज लाहौर की अंतरंग सभा में स्थापना हुई। 1 महीने बाद उसको बाहर एकदम से सामने का कमरा किराए पे लिया गया कि आर्थिक गतिविधि है, मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक बाहर लिया गया और वो शुरू हो गया। उसको देखने के लिए महाराजा बड़ौदा भी आए। ये तो बहुत अच्छी चीज है, अरे पैसा हमारा होता है, रखना अंग्रेजों के बैंकों में पड़ता है। उनके मन में भी एक विचार पैदा हो गया। फिर एक नया बैंक खुला। अब बताने की जरूरत नहीं है कौन सा बैंक खुला, कौन सा खुला दोबारा, दूसरा कौन सा खुला? अरे महाराजा बड़ौदा आए थे वही देखने के लिए लाहौर में। दूसरा बैंक खुला, बैंक ऑफ बड़ौदा। और एक महर्षि दयानंद के अन्य शिष्य और थे, नानजी भाई कालिदास मेहता, नाम आपने शायद किसी ने सुना हो। जूही चावला का नाम तो सबने सुना, उसका दादा ससुर थे नानजी भाई कालिदास मेहता। उन्होंने फिर एक तीसरा बैंक खोला, उसका नाम था कॉर्पोरेशन बैंक। जो ये परंपरा चली। और भारत का एक स्टोर है, अगर आप रेयर प्लेनेट के नाम से, अगर एयरपोर्ट पे आपने देखा हो रेयर प्लेनेट, और एक नाम है बॉम्बे स्टोर, सुना किसी ने बॉम्बे स्टोर का नाम? एयरपोर्ट पे जरूर देखा होगा, बॉम्बे स्टोर और रेयर प्लेनेट। इन दोनों बैंक, जो ये दोनों के दोनों स्टोर हैं, इनकी एक्चुअल नाम था भारत स्वदेशी स्टोर। और ये ऋषिदान के समय ही इसकी परंपरा पड़ चुकी थी, जब ऋषिदान ने आज से 150 साल पहले बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बंधुओं, इतना समय नहीं कि हर बात को डिटेल में बताया जा सके, संभव नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी टॉक में नहीं हो सकता। लेकिन मैं जिस बात को आपको कहना चाहता हूं वो ये कि ऋषिदान हमारे देश के वो महापुरुष थे जिन्होंने इस जमीन को उर्वरा करने का जो काम आरंभ किया था, और उस जमीन पे जो पेड़ पौधे लगने शुरू हुए, उनसे जो हरियाली आई, आज वो हरियाला तो दिखती है सारी दुनिया को, लेकिन उसके पीछे का जो क्रम था, उसके पीछे की जो परंपरा थी, उसको दिखना दिखाना कुछ कम हो गया। तो ऐसे में कम से कम हम आज उस ऋषिदान को स्मरण जरूर करें। आज ऋषिदान का जन्मोत्सव है 201, 200 साल हो गए। तो आज के समय में चीजें तो इतनी है, मैं कहता जाऊं सुनता जाऊं, आपकी भी सीमा है मेरी भी सीमा है। मैं आपसे एक निवेदन करने चला हूं, छोटा सा निवेदन है, ज्यादा लंबा नहीं है।
ऋषिदान को जानिए, आनंद आएगा। सच कहता हूं, जो ऋषिदान ने दिया, जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने दिया और जो खुद जिया, अद्भुत है। किसी भी नौजवान के लिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और आगे दुनिया की सबसे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो भी मटेरियल हो सकता है वो देने का काम ऋषिदान स्पष्टता से कर रहे हैं। और जीवन में उनके जीवन को अगर अकेले एक शब्द में बांध करके बताना हो कि भाई साहब छोड़ दीजिए, हमें पास 1 घंटा नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, 5 सेकंड है, एक शब्द बता दीजिए जिससे ऋषिदान की व्याख्या हो जाए पूरी की पूरी, तो वो एक शब्द पकड़ लीजिएगा, सत्य। बस उनके जीवन का, उनके कथन का, उनके लेखन का अगर कोई चीज आधार थी तो केवल और केवल केवल और केवल सत्य ही थी। उनके जीवन को पढ़ करके आपको वो आनंद आएगा। अगर पढ़ सकें इस जीवन में बहुत कुछ नया मिलेगा, ये मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं। और इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, हर नौजवान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर नौजवान जीवन में आगे जाना चाहता है, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहता है। कहीं ना कहीं जो चीजें बाधा आती हैं, असत्य बाधा आता है, किसी ना किसी कारण से असत्य मान लेता है या असत्य पता नहीं लग पाता, तो उसके लिए ऋषिदान के निकट जाना चाहिए। तो मैं इसी निवेदन के साथ में आप सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि पढ़िए। बड़ा सरल है पढ़ना, एक मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं, बस आप उसे डायल कर लीजिएगा, पर्याप्त है, बस इतना ही बहुत है, आ जाएगा सब कुछ आपके पास में। अगर करना चाहें कर लीजिएगा, बड़ा सरल नंबर है 8447। जो कुछ जानना चाहेंगे, उनकी यात्रा, उनका जीवन, उनका कथन, उनका लेखन, उनके भाषण, उनके प्रवचन, उनकी सारा लिखा हुआ साहित्य, उनके बारे में लोगों द्वारा जो कहा गया, उनकी यात्रा विवरण, कहां कहां पर वो गए, किस किस राज्य के ले गए, लंबा जीवन, 8447 200 200 200 200। बड़ा सरल है। दोबारा बोलता हूं, 8447 200 200। बस इसको डायल कर दीजिए, पर्याप्त है। आपके पास वो सब चीज आ जाएगी जो ऋषिदान के बारे में कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आदरणीय डॉक्टर श्रीधर कुमार जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। आप सबके साथ एक बात करने का अवसर मिला, कुछ अपनी बात को, मन के भावों को आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। और ज़्यादा जानकारी करने का प्रयत्न करते रहिएगा, और जो करते रहेंगे वो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का जो क्रम हो, जिनकी इच्छा हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अपनी जिम्मेदारी। एक नंबर भी आप अगर फ्लैश करें सब लोगों को, ऋषिदान की जयंती की बधाई, कृपया इस नंबर पे मिस कॉल करें। इतना भी पर्याप्त मैं समझता हूँ। जन्मदिन मनाना कोई मालाएं सजाना ही नहीं हुआ करता, किसी व्यक्ति को उस व्यक्तित्व की जानकारी दे देना भी बहुत बड़ी उपयोगिता हुआ करती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं, एक छोटी सी पुस्तक है परिवर्तन, ऋषिदान के जीवन के कार्यों को और उनके द्वारा जो प्रभाव पड़ा अलग अलग क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा अंकित किया है। मैं भ्राता जी को इसको भेंट करूंगा। और उनके जीवन पे एक अच्छी पुस्तक का हमने प्रकाशन किया है। ये उनके वाक्यों का संग्रह है, बड़े गजब के वाक्य हैं, सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सुना था। भ्राता जी 25-30 साल से जानता हूँ ऋषिदान को, बहुत मैं गहराई से पढ़ता हूँ, लेकिन उनके जीवन के वो वाक्य जो कभी सोचा नहीं था कि ऋषिदान ने इसके बारे में भी अपना मंतव्य स्पष्ट रूप से लिखा है, तब पता लगा जब ऋषिदान के बारे में और ज्यादा जानकारी करने की इच्छा थी, उसको संग्रह किया है। मैं इन दोनों पुस्तकों को आपके माननीय प्रोफेसर साहब को भेंट करूंगा। और आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करूंगा। आप सबने समय निकाला, आज बैठे और इन शब्दों को सुनने के लिए मेरा साथ दिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।